नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है 1919 से लेकर 1945 के मध्य का विश्व। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार 1919 से लेकर 1945 तक विश्व के अंदर राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बड़े-बड़े परिवर्तन आ रहे थे। और इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे भाग नंबर 4 की, यानी चर्चा करेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। एक ऐसा भीषण युद्ध जिसने दुनिया को पूर्णतः बदल के रख दिया। एक ऐसा भीषण युद्ध जिसने यूरोप की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और जिसके प्रभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के ऊपर ही नहीं, अमेरिका के ऊपर ही नहीं, जापान के ऊपर नहीं, यहाँ तक कि भारत के ऊपर भी पड़े। चाहे अप्रत्यक्ष प्रभाव थे, पर प्रभाव बड़े पड़े। हमें देखने को मिलता है कि साहब एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जहां पर उपनिवेश थे उनको स्वतंत्रता दिलवाई और एक बड़े बदलाव की राह दिखाई। तो चलिए चर्चा करते हैं साहब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो इस पूरी की पूरे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अपन इससे पहले की स्थितियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या-क्या हुआ, किन-किन बातों को हमें ध्यान रखना है। देखो 1914 से लेकर और 1918 तक हमें देखने को मिलता है साहब कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः हुआ। डन यहाँ तक क्लियर बात। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है साहब 1914 के बाद 1914 से 1918 के बाद अब स्थिति क्या आई कि साहब धीरे-धीरे वे देश अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने पराजय हासिल की थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। ठीक है डन। अब उसी कड़ी के अंदर हम देखते हैं कि 1917 की रूस की क्रांति हो जाती है। साथ-साथ में हम देखते हैं कि भैया जर्मनी और इटली के अंदर फासीवाद और नाज़ीवाद जो था वो फैल चुका था। फासीवाद और नाज़ीवाद जो था वो पूर्णतः फैल चुका था। वो पूर्णतः फैल चुका था। अच्छा, इसी के साथ में हम देखते हैं कि स्थिति के अंदर और खतरनाक हमें देखने को मिलता है कि दयनीय मोड़ आता है जब आर्थिक मंदी यानी वैश्विक मंदी, विश्व में मंदी आ जाती है। यानी हम देखेंगे साहब राजनीतिक तौर पर बड़ा बदलाव, नई-नई विचारधाराएं आ रही है और साथ-साथ में हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था जो थी वो बड़े स्तर पर धाराशायी हो जाती है। तो सोचो भैया कितना भयानक माहौल जो है यहाँ पर बन चुका है। अब ये जो पूरी की पूरी स्थिति थी, ये तो बड़े कारण थे ही, साथ-साथ में जिन देशों की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, अब वो ये चाह रहे थे कि भैया हम जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से बदला लें। वो बदले की भावना के अंदर जल रहे थे। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि 1939 के अंदर 1939 के अंदर अब दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध भी पूर्णतः देख लिया और आशा करते हैं कि साहब ये दूसरा विश्व युद्ध आखिरी विश्व युद्ध ही हो। चलिए तो चर्चा करेंगे साहब सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसने संपूर्ण यूरोप को युद्ध की अग्नि के अंदर लपेट लिया तथा यह संघर्ष जो था वो विश्वव्यापी हो गया था। संघर्ष जो था वो पूर्णतः विश्वव्यापी हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात मार्शल फॉच ने, जो फ्रांस के सेनापति थे, उन्होंने कहा था कि साहब यह युद्ध जो है वो मात्र 20 वर्षों तक ही युद्ध विराम देगा। यानी उन्होंने पूर्णतः ये भविष्यवाणी कर दी थी कि साहब ये जो युद्ध हैं 1918 के अंदर जो युद्ध समाप्त हुए, 1919 के अंदर युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूर्णतः समाप्त हो गए। उसके बाद ये युद्ध जो है वो समाप्त नहीं हुए। ये सिर्फ 20 साल तक ही युद्ध विराम के तौर पर देखे जा सकते। तो दुनिया को लगा था नहीं, नहीं भई, अब तो हमने इतना जब भीषण युद्ध देख चुके हैं, हम ऐसी दयनीय स्थिति देख चुके हैं, तो वापस से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष पश्चात हमें द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो पूर्णतः देखने को मिला। और पहला विश्व युद्ध, जिसे युद्धों का युद्ध कहा जाता है, युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध था, वो समाप्त नहीं किया। उसने सिर्फ 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम जो है वो लगा दिया। तो यानी ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसे क्या कारण हुए कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर आकर खड़ा होना पड़ा? तो चलिए चर्चा करेंगे सब कारण के बारे में। पहला कारण है वर्साई की अपमानजनक तथा कठोर संधि। हमें देखना था कि 1918 के अंदर, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है, तब हम स्थिति देखते हैं कि साहब वर्साई की संधि होती है, जिसमें जर्मनी का जो है वो बड़े स्तर पर अपमान होता है। और जो मित्र देश थे, वे देश जिन्होंने पूर्णतः जीत हासिल करी थी, वो अब पराजित देशों को नीचा दिखाने की कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे थे। उसी संदर्भ में हमने वर्साई की अपमानजनक और कठोर संधि देखी। साथ-साथ में उन्होंने लंदन की संधि भी करी थी, जिसके अंदर इटली को कुछ क्षेत्र देने का वादा किया था, तो इटली को क्षेत्र भी नहीं दिए। इस वजह से इटली भी पूर्णतः नाराज था। यानी ये संधियां जो है वो अपने आप में बड़ा कारण देखने को मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है साहब तानाशाहों का होता है। अब उन देशों के अंदर जहां पर आर्थिक स्थिति अपने आप में दयनीय हो गई थी, उन देशों ने जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पराजय झेली थी, जिनका साथ देने के लिए कोई नहीं था, अब वहां पर स्थितियां दयनीय होती जा रही थी। लोगों को ये समझ में आ रहा था कि साहब हमारी जो ये सारी की सारी स्थिति है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो अब वो एक अधिनायक की तलाश में थे और उन देशों के अंदर अधिनायकवाद जो था वो फैल रहा था।
अधिनायकवाद की कड़ी के अंदर हम देखेंगे साहब तानाशाहों का उदय। कौन कौन से तानाशाह साहब? फासीवाद की शुरुआत करने वाला मुसोलिनी, साथ साथ में नाजीवाद की शुरुआत करने वाला हिटलर। तो ऐसे तानाशाहों का यहाँ पर उदय हो रहा था और उनकी जो जनता थी वो सिर्फ इस बात के ऊपर उनको लगता था कि साहब हमारी सारी की सारी समस्याओं का हल जो है वो एक व्यक्ति है। केंद्रीकृत हो गया था शासन। विदेशों के देशों के अंदर हमें देखने को मिला, विश्व के देशों के अंदर हथियारों की होड़, भाई सैन्यवाद की परंपराएं जो है वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। और अब वे कारखाने या मैं कहूंगा साहब वे वैज्ञानिक जो नए नए हमें देखने को मिल रहा था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नए नए आविष्कार कर रहे थे, अब उन्होंने अपना सारा ध्यान जो है वो सैन्य शक्ति की तरफ लगाना शुरू कर दिया। तो सोचो भैया, दुनिया जो थी वो उद्योग की बातें करती थी उससे पहले, लेकिन अब सिर्फ एक मकसद था, साहब हम अपनी सैन्य ताकत को कैसे बढ़ाया जा सके। अब सैन्य ताकत को क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि आपस में जो देश थे उनमें सामंजस्य नहीं था, संतुलन नहीं था। देखने को मिलता है साहब राष्ट्रसंघ की असफलता। किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ को बनाते हैं तो उसकी असफलता होती है, वो पूर्णतः चीजों को नहीं संभाल पाता। इसी के साथ साथ में देखने को मिलता है द्विगुट की भावना का उदय। विचारधाराओं के हिसाब से नए नए गुट जो है वो पूर्णतः बनते जा रहे थे। उग्र राष्ट्रवाद हमें देखने को मिल रहा था कि अति राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद यानी हमारा देश जो है वो सबसे अच्छा है और दूसरे देश को जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे तो हमारे देश को फायदा नहीं पहुंचेगा, ऐसा उग्र राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। साथ साथ में हम देखेंगे साहब तात्कालिक कारण यानी सबसे इमीडिएट रीजन, ऐसा कारण जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो पहले से हमें देखने को मिल रहा था कि पेट्रोल छिड़क चुका था, कौन सी ऐसी चिंगारी थी जिसने इस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी? तात्कालिक कारण। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कारणों के एक एक तरीके से विस्तृत हम चर्चा करेंगे। पहला है साहब वर्साई की अपमानजनक संधि तथा कठोर संधियां और कठोर संधियां। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद जर्मनी को भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाने के लिए उस पर कठोर शासन जो था, कठोर शर्तें जो थी वो पूर्णतः सौंप दी गई। जर्मनी से 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशु, 10% कारखाने व उसके सारे उपनिवेश जो थे वो पूर्णतः छीन लिए गए। जर्मन नौसेना को यहाँ पर भंग कर दिया गया और उसे अपने 2/3 कोयले तथा 2/3 लौह तथा 7/10 भाग पर जो जस्ता था उसे पूर्णतः हाथ धोना पड़ा। अब आप सोचो भैया कि उसका जो क्षेत्र था वो पूर्णतः छीन लिया। साथ साथ में जो जर्मनी के पास संसाधन थे वो उसके सारे के सारे संसाधन छीन लिए। तो जब संसाधन छीन लिए, क्षेत्र छीन लिए, तो देश के पास फिर बचेगा क्या? इस चीज के हमें देखने को मिलता है कि वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। जर्मनी पर अत्यधिक आर्थिक दंड जो है वो लगाया गया। जर्मनी इसका बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा तथा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वो पूर्णतः तैयार हो गई, क्योंकि जर्मनी की जनता है वो ये चाहती थी कि जो हमारा अपमान हुआ है उसका बदला लेना है। बदले की भावना से सारे के सारे लोग जो थे वो पूर्णतः ग्रस्त थे। दूसरा हमें देखने को मिलता है सब तानाशाहों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पराजित राष्ट्रों में एक विकास की उम्मीद जो थी उसके साथ साथ में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की गई थी, परंतु ये उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तथा जर्मनी में तो जनता ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण के लिए वहां पर वायमार गणतंत्र को पूर्णतः दोषी ठहराया। हमें देखने को मिलता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, हमें देखने को मिलता है वहां पर वायमार गणतंत्र नाम की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बनी। लेकिन वायमार गणतंत्र उस समय पर थी जब ये वर्साई की संधि हो रही थी। इस वजह से लोगों ने माना कि साहब हमारी जो भी समस्याएं हुई, हमारे साथ जो अपमान हुआ है, उसके पीछे ये वायसार गणतंत्र है। इस वजह से देखने को मिलता है कि लोगों के दिलों में अब गणतंत्र के खिलाफ जो है वो विरोध पूर्णतः उत्पन्न होता जा रहा है। उनको लग रहा था कि हमारी सारी समस्याओं का हल एक राजा आके कर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति आके कर सकता है जिसके पास सारी की सारी ताकत हो। साथ ही आर्थिक मंदी ने भी जर्मनी में हिटलर तथा इटली के अंदर मुसोलिनी जैसे तानाशाह के उदय में सहयोग प्रदान किया। ये दोनों जर्मनी तथा इटली के अधिनायक बन बैठे थे तथा इन्होंने वर्साई की संधि को तोड़ना यहाँ पर पूर्णतः प्रारंभ किया। इटली ने वर्साई की संधि के साथ साथ में यहाँ पर लंदन की संधि की भी बात करूंगा, क्योंकि इससे इटली को नुकसान जो है वो पूर्णतः पहुंचा था। अब आप सोचो, वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ, लेकिन हम देखेंगे सब इटली को जो वादे किए गए थे उस संधि के, लंदन की संधि के अनुसार, वो भी पूरे नहीं किए गए। 1938 के अंदर हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार कर लिया और म्यूसोलिनी इटली ने भी अबिस्निया पर आक्रमण कर दिया तथा जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर दिया। अब देखो यहाँ पर जापान की भी एंट्री हो रही है। जापान ने मंचूरिया के ऊपर जो यहाँ पर अधिकार कर लिया। वहां पर एशिया की घटनाएं चल रही हैं, यूरोप की घटनाएं चल रही है, पर तीनों केस के अंदर हम देख सकते हैं कि स्थिति यही है कि साहब एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर अपने विस्तार के लिए अधिग्रहण कर रहा है। जब राष्ट्र संघ ने जापान को दोषी ठहराया तो जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता ही छोड़ दी। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। तीसरा हमें देखने को मिलेगा साहब विश्व में हथियारों की होड़। साहब कहां उद्योगों की बात कर रहे थे, अब पूर्णतः हथियारों की होड़। कहां उद्योगों की बात कर रहे थे, अब कहां पूर्णतः हथियारों की होड़ के अंदर सारे के सारे देश लग गए थे। 1919 की पेरिस संधि के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने अपने हथियारों को कम करने का तथा निरस्त्रीकरण करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या निरस्त्रीकरण हुआ? साहब बिल्कुल भी नहीं हुआ।
इस हेतु 1932 के अंदर जिनेवा के अंदर निरस्त्रीकरण हेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। हिटलर ने सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा कर दी, जिससे इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। सम्मेलन का जो पूर्णतः उद्देश्य था वो ही पूर्णतः समाप्त हो गया। अब चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे साहब राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में। राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति तथा सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन उसने अपने उद्देश्यों के अंदर ही पूर्णतः असफल रहा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का इसका सदस्य न बनना तथा इसकी असफलता का कारण जो था वो पूर्णतः बन गया। अब आप सोचो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो है वो अपने आप में दुनिया को ये एक संदेश देता है कि साहब दुनिया के अंदर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो संतुलन बनाए रखे। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्र संघ की बात करने के बाद जब राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात होती है तो अमेरिका उसका सदस्य होता ही नहीं। जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी ने राष्ट्र संघ की धाराओं का उल्लंघन करना प्रारंभ किया और राष्ट्र संघ के प्रति संदेह तथा अविश्वास की भावना के कारण युद्ध के आसार जो थे वो पूर्णतः बनने लगे कि साहब निरस्तीकरण होगा, पूर्णतः शांति होगी, सुरक्षा का भाव जो है वो देशों के अंदर होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हिटलर और मुसोलिनी जो थे उन सभी संधियों की पूर्णतः उनके उलट होकर कार्य करने लगे। जो पूर्णतः चार्टर बनाए गए थे, जो धाराएं बनाई गई थी राष्ट्र संघ की, उनके खिलाफ जो है वो कार्य करने लगे। द्विगुट की भावना, अब यहां पर स्थिति क्या हुई साहब, जब लोगों की समस्याएं अपने जैसी हो, अगर देशों की समस्याएं भी अपने जैसी हो, वो अपने आप में प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर एक गुट का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। अब दुनिया के अंदर भी दो गुट ऐसे बनते जा रहे थे। एक तो यूरोप का वो धड़ा जो मित्र राष्ट्र था, जो पूर्णतः ताकतवर था, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जीता था, और हमें देखने को मिलता है दूसरा धड़ा जो कि भावना में ग्रस्त था कि साहब ये जो मित्र राष्ट्र है वो हमारे साथ जो है वो गलत व्यवहार करते हैं। यानी व्यवहार के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, अपनी राजनीतिक स्थितियों के आधार पर अब अलग-अलग गुट जो है वो पूर्णतः बनने लग गए थे। यानी यूरोप के अंदर द्विगुट की भावना का उदय हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो गुट बन गए थे। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, जिन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का यहाँ पर पूर्णतः निर्माण किया। उनका मकसद था कि साहब जो हमारे साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ वो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें अब कुछ ना कुछ बढ़िया स्थिति के अंदर लाया जाना चाहिए, पर ये जो दूसरे देश हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर मित्र राष्ट्रों के संगठन का निर्माण कर लिया। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो उसने प्रतिकार में इंग्लैंड व फ्रांस में जर्मनी पर आक्रमण कर दिया तथा युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। स्थिति हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साहब उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद की तरफ से कैसा भावना है? विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अपने हितों एवं स्वार्थों से ही सर्वोपरि मानने लगे। इटली, जर्मनी तथा जापान में उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पूर्णतः सर्वोपरि थी। इटली, जर्मनी तथा जापान के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। वर्साई की संधि के अन्याय से को राष्ट्रीय अपमान कहा गया और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जर्मन लोगों को यहाँ पर पूर्णतः प्रेरित किया गया। हमने देखा कि किस प्रकार नाजीवाद के अंदर हिटलर जो है वो शैक्षणिक पद्धतियों को परिवर्तन कर दिया था। उसने स्कूल की इतिहास की किताबों के अंदर ये बातें पूर्णतः जोड़ दी कि साहब हर जर्मन बच्चे का ये हक है कि वो अपने जो उसके साथ हुआ गलत उसके खिलाफ जो है वो विरोध करे। तो यानी अब वो इतिहास की उन किताबों से ये बताना चाहता था कि साहब जो अब नई जनरेशन बन रही है उनका ब्रिटेन के प्रति, फ्रांस के प्रति जो रवैया है वो नकारात्मक होना चाहिए। असुरक्षा का माहौल जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। सर लेकिन सबसे बड़ा ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिससे पूरी की पूरी द्वितीय विश्व युद्ध की आग लगी? तो हम देखेंगे साहब तात्कालिक कारण। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अचानक आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन व फ्रांस ने हिटलर ने जर्मनी को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, जिसे उसने पूर्णतः अस्वीकार कर दी। अब स्थिति क्या हुई कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिग्रहण किया था, वहां तक स्थिति फिर भी ठीक थी। लेकिन हिटलर ने पोलैंड के ऊपर जो है वो आक्रमण करके उसको अपने अंदर लिया है। तो सोचो भाई पोलैंड, अब जबकि यूरोप का इतना ज्यादा ताकतवर देश नहीं था, लेकिन जो अन्य देश थे उनके अंदर भी असुरक्षा का माहौल जो बना, तो ये सब ये तो विस्तारवाद हो रहा है, ये तो साम्राज्यवाद बढ़ रहा है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा 3 सितंबर 1939 को इन्होंने पोलैंड के समर्थन में जर्मनी पर पूर्णतः आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। स्थितियां क्या हुई कि साहब जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया हिटलर ने, तो अब फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के ऊपर पूर्णतः आक्रमण कर दिया। अब इस घटना के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। अब आगे देखेंगे सब द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की हानि के साथ साथ में देखने को मिलता है आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी व इटली में अनेक राष्ट्रों में जनतंत्र से विश्वास उठ गया तथा वे अधिनायकवाद की ओर जो है वो पूर्णतः अग्रसर होने, उनको समझ में आया कि साहब जनतंत्र से कुछ भी होने नहीं वाला, ये तो हमें कमजोर ही कर रहे हैं, ये तो दीमक है जो खोखला करता जा रहा है शासन को, भ्रष्टाचार बढ़ाएगा, लाल फीताशाही बढ़ाएगा, हमें एक अधिनायक की जरूरत है और हिटलर और मुसोलिनी उसी के रूप में आए।
1931 में जापान का मंचूरिया पर आक्रमण तथा 1931 के अंदर इटली का इथियोपिया पर आक्रमण के समय पर राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। जर्मन अल्पसंख्यक वर्ग की असंतुष्टता का लाभ उठाकर हिटलर ने ऑस्ट्रिया व चेकोस्लोवाकिया को पूर्णतः यहाँ पर हड़प लिया। सभी राष्ट्रों ने निरस्त्रीकरण की नीति को विरुद्ध शस्त्रीकरण शुरू कर दिया और 1 सितंबर 1939 को पोलिस गलियारे के प्रश्न को लेकर हिटलर जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर पूर्णतः आक्रमण कर लिया, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर पहले भी की थी। इसके विरुद्ध 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह को नष्ट कर दिया गया, जिससे अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर पूर्णतः शामिल हो गया। अब सोचो भैया, यहां तक स्थिति ठीक ठाक चल रही थी जब पूर्णतः जर्मन, फ्रांस और ब्रिटेन जो थे, यानी फ्रांस ब्रिटेन साथ साथ में और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे। लेकिन स्थिति कब हुई? जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर जो है हमला कर दिया और जब अमेरिका जो कि वैश्विक ताकत था, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, जब वो विश्व युद्ध के अंदर पूर्णतः कूदा, तो हमें देखने को मिला कि ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता जाएगा। जर्मनी इटली की सेनाएं पराजित होने लगी तथा 1944-45 तक दोनों राष्ट्रों का यहाँ पर पतन हो गया। अमेरिका ने जापान के समृद्ध शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराए और ऐसे हमें बम देखने को मिले, ऐसे परमाणु बम देखने को मिले जो दुनिया ने यहाँ पर कभी भी नहीं देखे थे। हिटलर ने इसी के साथ साथ में एक और गलती करी, उसने रूस के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और रूस कभी सर्दियां नहीं हारता। हिटलर को मुंह की खानी पड़ी और हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी का पूर्णतः पतन हुआ। अगस्त 1945 को जापान को ने बिना शर्त ही आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। सोचो भैया, हमें देखने को मिलता है अगले 6 सालों 1939 से लेकर 45 तक के समय में पूर्णतः युद्ध जो था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अब दुनिया जो थी वो 2 धड़ों के अंदर बंट चुकी थी। कैसे 2 धड़ों के बारे में बंट चुकी थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना? अब इसके अंदर अगर हम पराजय की बात करें तो किस किस की पराजय हुई साहब? जर्मनी की पराजय हुई। हमें देखने को मिलता है कि जापान की पूर्णतः पराजय हुई, इटली की पराजय हुई और जीतने वाले देश कौन से थे? तो सब अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ये बड़ी ताकतें थी। अब स्थिति क्या हुई? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यानी अब पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ऐसा कहना पूर्णतः गलत होगा। क्यों? क्योंकि याद करो 1917 के अंदर एक और बड़ी ताकत बन रही थी और वो कौन सी थी साहब? रूस। रूस के अंदर क्रांति हुई थी और उसी क्रांति से हमने देखा कि साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। साम्यवादी सरकार का गठन हुआ तो स्थिति अपने आप में परिवर्तित हुई तो हमें देखने को मिला कि अब रूस भी एक ताकत के तौर पर बढ़ रही थी और वो थी साहब सोवियत रूस। अब दुनिया जो थी वो युद्ध के पश्चात 2 धड़ों के अंदर बट गई थी। एक था साहब सोवियत रूस का गुट जो कि साम्यवाद का पोषक था, वो चाहता था साहब समाज के अंदर वर्ग विहीन जो है वो पूरा का पूरा समाज होना चाहिए। दूसरी तरफ था साहब अमेरिकी गुट जो कि पूंजीवाद को महत्व देता था, वो जानता था कि साहब मुक्त व्यापार जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों गुटों के बीच में हमें शीत युद्ध देखने को मिलेगा साहब। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध है साहब अप्रत्यक्ष युद्ध, या फिर मैं कहूंगा कि साहब शस्त्र विहीन युद्ध। अप्रत्यक्ष युद्ध या फिर शस्त्र विहीन युद्ध। चीन में गृह युद्ध जो था वो प्रारंभ हो गया सोवियत रूस की सहायता से। वहां पर 1939 से में साम्यवादी सरकार जो थी वो पूर्णतः साम्यवादी सरकार जो थी पूर्णतः लग गई। तो साहब देखो दुनिया के अंदर कैसे पहले एक ताकत था ब्रिटेन, फिर वो कमजोर हुआ, अमेरिका ने उसकी जगह ले ली। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, रूस एक ताकत के तौर पर उभरा और साथ साथ में दुनिया जो थी वो 2 धड़ों के अंदर बंट गई। अब हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे साहब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में। साहब द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके क्या परिणाम हुए? इस क्रूर भयानक और तथा विनाशकारी युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। पहला साहब जन धन की हानि। देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने लोग जो हैं उन्होंने अपने देश के लिए शहीद हुए, साथ साथ में पैसा कितने बड़े स्तर पर लगा। हमें देखने को मिलेगा साहब औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ। भाई जितने भी देशों ने औपनिवेश अपने बना रखे थे, अब उन देशों की स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रही थी, ना ही वो वैश्विक तौर पर ताकतवर थे। इस वजह से औपनिवेशिक का अंत होकर और हमें देखने को मिल रहा है कि साहब नए देश जो थे उनको स्वतंत्रता पूर्णतः मिल गई। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ कि साहब दुनिया जो थी वो 2 गुटों के अंदर बट गई, एक पूंजीवादी गुट और साथ साथ में साम्यवादी गुट। अप्रत्यक्ष युद्ध होगा, प्रॉक्सी वॉर होगी, डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, मोहरे के तौर पर लड़ाएंगे। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। साथ साथ में गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब वे देश जो अभी अभी स्वतंत्रता जिनको मिली है उनको इस बात का डर लगेगा कि कहीं हम वापस से जो है वो किसी धड़े के साथ जुड़कर उनके उपनिवेश ना बन जाए, तो वो पूर्णतः गुट निरपेक्ष की नीति के ऊपर चलेंगे कि साहब ना तो हम पूंजीवादी धड़े के साथ हैं, ना ही हम साम्यवादी धड़े के साथ हैं। हम देखेंगे साहब सुरक्षा संगठनों की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्णतः स्थापना भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी।
सुरक्षा संगठन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हमें देखने को मिलती है। आइए साहब, पहला पॉइंट अपन देखेंगे परिणामों के तौर पर, जनधन की हानि। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो अत्यंत विनाशकारी था। युद्ध विश्वव्यापी था तथा इसके विनाशकारी परिणाम भी व्यापक थे। लगभग 1,50,00,000 सैनिकों तथा 1 करोड़ नागरिकों को अपने जीवन से हमें देखने को मिलता है हाथ धोने पड़े और 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यय हमें पूर्णतः देखने को मिला। सोचो भैया, आर्थिक स्तर पर और हमें देखने को मिला लोगों ने कितने बड़े स्तर पर जनसंख्या जो थी वो खत्म हुई। दूसरा साहब, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। कैसे साहब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है भारत, लंका, बर्मा, मलाया और मिस्र आदि देश जो थे वो ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त हुए। यानी अब ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति इतनी तगड़ी नहीं थी, उसकी विश्व के स्तर पर इतनी स्थिति तगड़ी नहीं थी और उसको काफी सारे सहयोगी की जरूरत थी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। और चीन जो था और हमें देखने को मिलेगा साहब अमेरिका जो था वो पूर्णतः ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रहा था कि साहब आप इन उपनिवेशों को पूर्णतः छोड़ो वरना आपकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। तीसरा हमें देखने को मिलता है साहब शीत युद्ध का प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस और अमेरिका दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं, साम्यवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन करें। इनमें वैचारिक युद्ध जो थे वो पूर्णतः प्रारंभ हो गए। वैचारिक युद्ध जो थे वो पूर्णतः प्रारंभ हो गए। दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तनाव तथा वैमनस्य का दौर प्रारंभ हुआ। एक छद्म युद्ध प्रारंभ हुआ जो शस्त्रों से नहीं बल्कि एक दूसरे पर घोषणा पत्रों, समाचार पत्रों के माध्यम से कूटनीति से लड़ा गया, जिसे शीत युद्ध जो है वो पूर्णतः कहा जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर शीत युद्ध को और बेटर तौर पर बढ़िया एक चैप्टर बताया गया जो कि समझाएगा साहब कि क्या क्या परिणाम। नेक्स्ट हम देखेंगे साहब गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब वे स्वतंत्र देश, वे उपनिवेश जो थे उससे पहले इतिहास के तौर पे वो औपनिवेशिक शक्तियों के ताकत के अंतर्गत थे, वो छोटे छोटे उपनिवेश थे। अब वे स्वतंत्र हो जाए, उनमें से काफी सारे बड़े भी थे जैसे भारत। अब क्या हुआ, हमें देखने को मिलता है एशिया और अफ्रीका के अंदर जितने भी यूरोप की में देशों के उपनिवेश थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को यहाँ पर घोषित कर दिया। वहां पर क्रांति के आंदोलन जो थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो थे वो पूर्णतः पहले से ही चल रहे थे। नवीन स्वतंत्र हुए राष्ट्र जो कि शीत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, जैसे कि भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका राष्ट्र के द्वारा निर्गुट आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी पूर्णतः यहाँ पर कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है। अब तक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में 17 सम्मेलन जो है वो आयोजित हुए। वर्तमान में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की कुल संख्या जो थी वो पूर्णतः 120 थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या कहता है कि भैया ना तो हम पूंजीवादी धड़े के साथ हैं और ना ही हम साम्यवादी धड़े के साथ हैं। अब उनको इस बात का डर लग रहा था कि अगर किसी भी धड़े को हमने जुटे तो भैया क्या होगा। पहली बात तो अगर पूंजीवादी धड़े के साथ जुटे तो साम्यवादी हमारी मदद नहीं करेगा, साम्यवादी के साथ जुटे तो पूंजीवादी मदद नहीं करेगा, और बाय चांस कहीं हम अभी तो स्वतंत्रता मिली है और कहीं वापस से इन दोनों के चंगुल में आ गए और हम इनके उपनिवेश बन के रह गए तो इस वजह से इस बात का पूर्णतः उनको डर था। इस बात का उनको पूर्णतः डर था। साथ साथ में अब वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। पूर्णतः अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जो है वो चाहते थे कि भैया हमारी जो विदेश नीति है पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। विदेश नीति जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। ये हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है। आओ साहब नेक्स्ट, सुरक्षा संगठनों की स्थापना। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो अब विश्व के अंदर ऐसे कुछ संगठन बनेंगे जो कि संतुलन लाने की, सामंजस्य बनाने की बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक राष्ट्रों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संगठनों की स्थापना करी। पश्चिमी राष्ट्रों ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन की स्थापना करी। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन हमें देखने को मिलता है, बगदाद पैक्ट और वॉर्सो पैक्ट आदि संगठन जो थे वो पूर्णतः बने। ऐसे काफी सारे संगठन जो थे वो पूर्णतः बने। और क्या परिणाम हुए? सब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट परिणाम ही है। अब आप देखो भाई 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद हमने देखा कि साहब राष्ट्र संघ के निर्माण, लेकिन ये राष्ट्र संघ जो था वो पूर्णतः विफल हुआ। पर हाँ, ये बात तो लोगों को समझ में आ गई कि साहब एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो संतुलन जो है वो पूर्णतः बना सके। अब स्थिति क्या हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश ने शांति स्थापित करने और विचार के विश्व हमें देखने को मिलता है समस्त राष्ट्रों के सामने रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी एक शांति संगठन की यहाँ पर स्थापना जो कर चर्चा होने लगी, शांति संगठन की स्थापना करने की बातें होने लगी। 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का नामक एक शांति संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु पूर्णतः प्रयासरत है, आज भी बड़े तौर पर चल रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुछ देशों का ज्यादा वर्चस्व है और भारत भी पूर्णतः कोशिश करना चाहता है कि हम जो है वो अपने आप में
इतनी हमारी जनसंख्या है, आर्थिक हम ताकत बनने जा रहे हैं, साथ-साथ में हमारे पास सैन्य शक्ति है, हम इतने डाइवर्स हैं, विविधताओं से भरे हुए हैं, इतने सारे हमारे पास गुण हैं, तो क्यों ना हमें भी सुरक्षा परिषद के अंदर एक स्थायी सदस्यता जो है, वो पूर्णतः मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल चल रही है और आशा करते हैं आने वाले सालों में भारत को स्थायी सदस्यता पूर्णतः मिलेगी। तो आज की क्लास यही थी जिसमें हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सारी की सारी बातों को पढ़ा, समझा, उसके कारण देखे, घटनाक्रम देखा और परिणाम देखा। क्वेश्चन भी 3 तरीके से बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध के क्या तो कारण रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम के बारे में चर्चा करें। और साथ-साथ में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। एक-एक पॉइंट अपने आप में एक-एक क्वेश्चन बनने की ताकत रखता है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू।